जय भीम नमोबुद्धाय साथियों। आज मैं आपको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बारे में, उसका जो पहला टॉपिक है कांग्रेस बनाम समाज सुधार, बहुत सारी भूमिकाएं न बनाते हुए मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि उसमें जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को अध्यक्षता के लिए जाति पात तोड़क मंडल, जो एक आर्य समाज का संगठन था, उसने बुलाया था 1936 में लाहौर में। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद जब उन्होंने उस स्पीच को तैयार किया, करीब 116 दिन का समय लगा उन्हें, और इसके बाद वही स्पीच नहीं पढ़ा जा सका। और वहाँ के लोगों ने ये आपत्ति दिखाई कि जिस तरह का ये स्पीच है वो यहाँ की सभा के लिए ठीक नहीं रहेगा। जैसा भी उनकी मंशा रही हो, उसमें 26 टॉपिक हैं और उस टॉपिक को एक एक करके बारी बारी से मैं सारे पूरे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को मैं प्रस्तुत करूँगा। उसमें आज का जो टॉपिक है पहला, कांग्रेस बनाम समाज सुधार। इसमें कांग्रेस है और कांग्रेस का एक संगठन और है जिसे बोलते हैं सोशल कॉन्फ्रेंस। अब इन दोनों संगठनों का एक विवरण है, इन दोनों की वार्तालाप है, इन दोनों की आपसी बहस है, इन्हीं दोनों की हार जीत है। और इसमें बनर्जी जी का एक भाषण है जिसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। अब इस भाषण से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिला और क्या हमें करना चाहिए और हमारे लिए क्या क्या और दूसरे लोगों ने किया और हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया। इससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। ये सबसे पहले हम इस स्पीच को पढ़ देते हैं कि ये है क्या आखिर, ये कांग्रेस बनाम समाज सुधार आखिर है क्या। इसमें यदि हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़, सवर्ण लोगों को लगा कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं और उन्हीं कुरीतियों की वजह से हिंदू समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने एक सोशल कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बनाया। अब वो सोशल कॉन्फ्रेंस नाम का जो संगठन था, और यहाँ पर था कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, तो यही राष्ट्रीय कांग्रेस जहाँ पर भी अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करती थी साल में, वार्षिक सम्मेलन, वही उसी पंडाल पर सोशल कॉन्फ्रेंस के लोग भी अपना सम्मेलन करते थे। कुछ ही समय के बाद इन दोनों संगठनों में, जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी और कांग्रेस, इनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जो सोशल कॉन्फ्रेंस के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप हमको पंडाल नहीं देंगे तो हम अलग पंडाल बना के जो है अपना मीटिंग करेंगे। उसमें जो तिलक जैसे जो लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने ये धमकी दे डाली कि यदि तुमने अलग कहीं भी पंडाल लगाया तो उस पंडाल को जला दिया जाएगा। वो सोशल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, अब बची कांग्रेस। फिर इलाहाबाद में एक अध्यक्षता करते बनर्जी जी और भाषण देते हैं, और ज़्यादा समय की बात नहीं, वो 7-8 साल बाद की बात है। तो वहाँ पर ये बनर्जी जी बोलते हैं कि अंग्रेज़ों को देश छोड़ देना चाहिए और हम देश चलाने के लायक हैं, हमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से हम देश में शासन ना कर सकें। यदि कोई ये कहता है कि हमारी बच्चियाँ, लड़कियाँ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ती हैं, हमारी लड़कियों की बचपन में शादी कर दी जाती है, बाल विवाह हो जाता है और विधवाओं का विवाह नहीं होता हमारे समाज में, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। ये सब होती हुई भी हम सत्ता को संभाल सकते हैं और बहुत अच्छा चला सकते हैं। बस ये बात बनर्जी जी की है। और इसके इसी सवाल का, इन्हीं के इस भाषण का एक जवाब है जो बाबा साहब देते हैं। अब उस जवाब को आप सुनिए, वो क्या कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पूना में जो पेशवा हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो यहाँ के शूद्र हैं वो हाथ में काला धागा बांधेंगे पहचान के लिए, और जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मुंह में हांडी होगी और अपने पीछे झाड़ू बांधेंगे जिससे उन्हें कदमों के निशान मिटते जाएं।
और ये काम भारत सरकार अंग्रेजों ने नहीं किया है, ये यहीं के लोगों ने किया है पुणे में। दूसरी बात बताते हैं, मध्य भारत में एक बलाई नाम की जाति रहती है और यह जाति को वहाँ के सवर्णों ने एक आदेश जारी किया कि यदि तुम्हें इस गांव में रहना है तो आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छी पगड़ी नहीं बांधेंगे, आपकी महिलाएं बहुत अच्छा गाउन नहीं पहनेंगी, इवन आभूषण भी नहीं पहनेंगी, साथ में आप अच्छा मकान नहीं बनाएंगे और हमारे खेतों में काम करेंगे और काम के बदले में आप मेहनताना नहीं मांगेंगे। यदि किसी सवर्ण के घर में किसी की मृत्यु होती है तो आप उसकी सूचना उसके रिश्तेदारों तक जाके देंगे और उसके वो कितनी भी दूर रहता हो उसको आपको जाके देना है। इस तरह के अनेक बंदिशें लगाई गई। आखिर जब इन्होंने मानने से मना कर दिया तो इनके खेत चरा लिए गए और यदि किसी सवर्ण का खेत बीच में पड़ता था, उसके बाद किसी बलाई का खेत था, तो ये समझ लीजिए कि बलाई अपने खेतों तक नहीं जा सकते थे। ऐसे उनके खेतों उनकी किसानी में बड़ा नुकसान हुआ। अंततः उन्हें घर द्वार छोड़ के दूसरे गाँव में व दूसरे एरिया में जाके बसना पड़ा। एक कविता है गुजरात में, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल का विवाद हुआ था। यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सरकार से स्कूल की मांग की थी कि हमें एक सरकारी स्कूल चाहिए। सवर्णों ने इस बात पे इनको ये डांटा और कहा कि भाई आप गांव छोड़ देंगे, नहीं तो आप सरकारी स्कूल की मांग नहीं करेंगे। आखिर सवर्णों ने तो कोई स्कूल आज तक नहीं खोला और यदि अंग्रेजों से मांग करने के बाद कोई स्कूल खुल भी जाता तो इसमें सवर्णों को क्या नुकसान था। लेकिन ये काम सरकार का नहीं, सवर्णों का था, वहाँ के भारतीय समाज का काम था, जिन्होंने स्कूल के लिए वहाँ के शूद्रों को या ये कहें आदिवासी दलित लोगों को मारपीट की, डराया धमकाया कि तुम शिक्षा की मांग नहीं करोगे क्योंकि पढ़ने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। छोड़िए आगे चलिए। एक है अहमदाबाद में एक घटना सामने आई जहाँ पर कुछ महिलाओं ने धातु के बर्तन खरीदे। धातु मतलब तांबे, पीतल, फूल के बर्तन जैसे खरीदे और इन बर्तनों में पानी पीना शुरू कर दिया। सवर्णों ने इस बात पे मारा पीटा, उनके बर्तन तोड़ दिए कि वह जो है धातु के बर्तन में पीने का अधिकार उनका नहीं है। यदि कोई भी शूद्र धातु के बर्तन में पानी पीता है इससे धर्म नष्ट हो सकता है। तो भैया कैसा धर्म है मुझे तो नहीं पता कि पानी कोई पिएगा धर्म दूसरे का नष्ट हो जाएगा। आगे आइए। उदयपुर में पड़ता है चकवारा, जहाँ पर एक महिला थी, वो तीर्थ यात्रा करके आई। आने के बाद उसको खुद ये फील हुआ या महसूस हुआ कि मैं भाई तीर्थ से घूम के आई हूँ तो मुझे अपनी जाति समाज के लोगों को कुछ भोज देना चाहिए। उस भोज में अपने रिश्तेदारों मेहमानों को बुलाया और उसमें उसने जो खाने का जो सामग्री थी उसमें देसी घी शामिल कर दिया कि भाई मैं अपने मेहमानों को देसी घी का भोजन करा दूंगी या खाने में देसी घी परोसूंगी। इस बात को लेके वहाँ के जो समाज के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे, उनको बहुत बुरा लगा कि देसी घी खाने का अधिकार शूद्रों कहाँ से आ गया और उन सारे मेहमानों को मारा पीटा, सारा भोजन नाली में फेंक दिया गया और नाली में फेंक देने के बाद बर्तन तोड़ दिए गए और वो सारा भोजन नष्ट कर दिया गया। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं बनर्जी जी से कि भाई आप क्या बताइए, वो बात तो ठीक थी कि आपकी महिलाएं नहीं पढ़ती, बाल विवाह हो जाते हैं, विधवा विवाह नहीं होते, आप शासन चलाने लायक हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद भी आप शासन चला सकते हैं? जिस देश में ऐसी व्यवस्था समाज की हो तो उसमें आप समाज सुधार पहले करेंगे या पहले आप राजा बनेंगे? आप क्या करना पसंद करेंगे? और ये बताइए कि आपका कौन सा ऐसा संगठन है जो ये सारी व्यवस्थाओं का विरोध करता हो, जबकि सारा का सारा समाज आपका वो है जो इनका समर्थन करता है, विरोध नहीं करता है। आखिर जिस देश में ये व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पर शासन कोई भी चलाए, क्या वह देश आगे बढ़ सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात इन्हें समझाने का प्रयास किया था। अब इतनी सी बात को पढ़ करके हमारे बहुत सारे साथी हैं जो एम्प्लॉय हैं या अनएम्प्लॉय हैं, पढ़े लिखे लिटरेट हैं, एजुकेट है नहीं वो मैं नहीं कहता, कम से कम पढ़ना लिखना जानते हैं। अब इतनी बात को याद करने से तो मुझे लगता है कुछ समझ में आता नहीं कि याद करने से हुआ क्या है। यदि हम अब इसको समझने का प्रयास करते हमने इसे सीखा क्या? इससे हमने सीखा है कि जितना सा टॉपिक यदि हम देख लेते हैं कि इसमें है क्या 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 हमने जाना, तो हमने जाना कि इतना में यह एक विवरण है, एक दस्तावेज है
क्या दस्तावेज है? चूँकि ये सारे के सारे टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रिंट हुई थी घटनाएं, इन घटनाओं को बाबा साहब ने विवरण दिया, तो ये एक लिखित दस्तावेज है ये। दूसरी चीज़ ये है, ये एक आईना है भारत का, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भारत में इस तरह की डिजीज थी जिसको डायग्नोस परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि इसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, और साथ में इलाज भी बताया है, उसको बताएंगे कभी हम आगे। उसमें ये ट्रीटमेंट बताया कि ये कैसे ख़त्म होगा, जाति के बीज नाश में आगे एक चैप्टर है उसमें बताएंगे कि कैसे ख़त्म होगा, वो भी बाबा साहब ने बताया। इसमें एक भारत का पूरा आईना होता है, एक दस्तावेज है, एक रिपोर्ट कार्ड है ये, और साथ में हम ये देखते हैं कि ये नेताओं की योग्यता और उनकी मंशा को ये प्रदर्शित करता है कि जो कांग्रेस में लोग थे, अब कांग्रेस में कौन थे? जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस में थे वही लोग कांग्रेस में भी थे। सेम कम्युनिटी के लोग, सवर्ण लोग सोशल कॉन्फ्रेंस को चला रहे थे, वही सवर्ण लोग कांग्रेस को भी चला रहे थे। और सबसे ज़्यादा ये था कि रुचि सबकी थी राजनीति में, क्योंकि राजनीति में ज़्यादा दबदबा होता है, रुतबा होता था, इसलिए वो लोग चाहते थे कि वो राजनीति में आए। तो सोशल कॉन्फ्रेंस पर उनकी नज़र भी कम रहती थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ा विरोध भी कर दिया, इसलिए सोशल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गई। दूसरी चीज़, अब उनकी योग्यता, यदि वाकई वो अच्छे से पढ़े लिखे लोग थे तो इन घटनाओं पर उनकी नज़र क्यों नहीं गई, और यदि गई तो विरोध क्यों नहीं किया? किसी भी सवर्ण ने, किसी भी नेता ने इन घटनाओं को कभी भी खंडन नहीं किया कि घटना ऐसी देश में नहीं होनी चाहिए। तो उनकी जो योग्यता थी वो रूढ़वादी थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, और उन्हें भी लगता था कि ये सब धार्मिक है और ऐसा होते रहना चाहिए, इसलिए उनकी खास कोई योग्यता पर हमें नहीं लगता कि वो बहुत बड़े योग्य और बुद्धिमान लोग थे। क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े नेता थे उनमें से किसी ने भी इनको टारगेट नहीं किया, इन पर किसी की नज़र नहीं, चूँकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं थी जो हुई, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं थी जो हुई, लेकिन उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेताओं की योग्यता, उनकी मंशा, अब समाज के प्रति उनका योगदान कितना था। अब देखते हैं यहाँ पर सवर्ण समाज, तो सवर्ण समाज के प्रति सवर्ण नेताओं का योगदान तो हो सकता है। यदि इसी तरह का ये समाज बना रहेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कभी कमाएंगे नहीं और पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती से काटेंगे, और बहुत सारे लोग वो होंगे पूरे जीवन मेहनत करेंगे लेकिन 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। तो अपने समाज के लोगों के प्रति योगदान हो सकता है, लेकिन भारत के सारे समाज के प्रति उनका कोई खास योगदान नहीं रहा, ये हम इससे जान सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, देश को विकास के पथ पे बाधक क्या है। देश यदि हमारा डेवलप नहीं हो रहा, उसके पीछे समस्या क्या है? वो यही समस्या, यही सामाजिक समस्या है जो एक समाज दूसरे समाज के प्रति कितनी घृणा करता है, और दूसरा नेता इसके सामने कभी नहीं आता कि ये घृणास्पद जो कार्य हैं वो रुक जाने चाहिए, ऐसा किसी नेता ने नहीं कहा। फिर अब ये समस्याएं जब हैं तो समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का जो बहुजन समाज है उससे बहुत और ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जान ले कि आखिर होता क्या था। यदि होता था तो उसका विरोध किसने किसने किया, हमारा कौन है और हमारा विरोधी कौन है, वो यहाँ से पता चल जाता है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इन समस्याओं को जानने के बाद समाधान करेगा कौन? आपकी समस्याओं का समाधान आप ही करेंगे, ऐसे कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ती। हर व्यक्ति यदि अपनी लड़ाई लड़े तो समाधान जरूर हो सकता है, ये इससे जानने को मिलता है। दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से पता चल जाती है। यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर व्यक्ति विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की विचारधारा है। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं कि बनर्जी बनाम समाज सुधार, यहाँ पर लिखा कांग्रेस बनाम समाज सुधार। क्योंकि बनर्जी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, इसीलिए जो बनर्जी ने जो स्पीच दिया वो कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया, कांग्रेस के सभी लोगों ने समर्थन किया। इसीलिए कांग्रेस बनाम समाज सुधार है कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो कभी नहीं थी कि समाज में एक बेहतर प्रगति हो और सारे लोग एक समान हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सुना। समाज के दबे कुछ लोगों को सावधान करना भी इसका एक योगदान है। परम पूज्य बाबा साहब ने जो ये बात लिखी, इससे आप लोगों को सावधान होना चाहिए कि हमारे एक कुछ ही समय पहले किस तरह की घटनाएं होती थी। वो खैर अभी भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं, इससे सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ ये है कि
बहुजनों की राजनीतिक सोच को बढ़ावा मिलता है इससे। समस्या इस बात की है कि जब आप इसको गौर से देखेंगे, ये कोई सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। राजनीतिक समस्या इसलिए है कि यदि ये सारे लोग, जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटी हैं, यदि इन्हें सोशली डेवलप कर दिया जाए, ये सारे के सारे पढ़े लिखे होते, या यहाँ पर अच्छे से स्कूल चल रहे होते, या देखा जाए इनको धातु के बर्तन में पानी पीने से नहीं रोका गया होता, तो ये महिलाएं पढ़ी लिखी होती। यहाँ पर तीर्थ यात्रा से आने के बाद जिस महिला का खाना फेंका गया, यदि ये सब कुछ ना हुआ होता तो ये और अच्छे समझदार बुद्धिमान लोग होते। तो ये लोग सरकार में हिस्सेदारी निभाते। ये जब आदमी बुद्धिमान होता है तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता है और सरकार में हिस्सेदारी की ओर बढ़ता है। तो ये जब हिस्सेदारी के तरफ बढ़ते, ये ज़्यादा अच्छा काम करते, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की चाबी खिसकना शुरू हो जाती और दूसरे के हाथ में चली जाती। सो दूसरा व्यक्ति पावरफुल बन जाता है, वो रूल करने लगता है। सो इसीलिए जो है ये एक राजनीतिक समस्या है, ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ये राष्ट्रीय लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो ये दो तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक समस्या और है, एक चीज़ और देखी गई कि ये कुरीतियाँ जो थीं, ये हिंदू समाज में थीं। अब उन कुरीतियों के समाधान के लिए उन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस बना ली। उन कुरीतियों में एक तरफ तो था कि जो बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दूसरा था जाति का उन्मूलन। किसी भी सवर्ण नेता में इतनी हिम्मत आज तक नहीं हुई कि वो जाति के खिलाफ बोल सके। और एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि आप पूरे इतिहास में देखें, जाति के खिलाफ जितना अच्छा बाबा साहब ने लिखा है, उतना अच्छा आज तक इस देश के किसी भी नेता ने नहीं लिखा। किसी भी नेता ने, सवर्ण नेता ने तो बिल्कुल भी नहीं। यदि हम SC ST OBC में देखेंगे तो कुछ नेताओं ने बात की है, लेकिन इतनी बेहतर तरीके से आज तक विवरणात्मक ढंग से किसी ने नहीं दिया इतना अच्छा विवरण जितना कि बाबा साहब ने दिया। और इसीलिए ये ज़्यादा कारगर है कि ये सारी चीज़ों को समझ करके कुछ करना चाहिए। इसमें मानवर कांशीराम साहब ने जब एक रात में 3 बार इस किताब को पढ़ा तो पूरी राजनीति का फंडा इसी में ढूंढ लिया। अब आपको ये जानना जरूरी कि आखिर इसमें ऐसा कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जो इसी में सब कुछ मिल सकता है। तो आगे देखिए इसमें। अब यहाँ पर फिर एक हम दूसरा था समाज सुधार का जाति उन्मूलन, जिसको किसी ने नहीं किया। फिर देखते इसमें कि कांग्रेस का जो सोशल कॉन्फ्रेंस में उसमें मेंबर कौन थे। मेंबर तो दोनों के दोनों सवर्ण ही थे। फिर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कांग्रेस का समाज सुधार था वो कैसा था, झूठा था, रॉन्ग समाज सुधार था, गलत था। फिर हम एक चीज़ और देखते सीख पाए इससे, वो ये भाषण का ना पढ़ा जाना सामाजिक कट्टरता को दर्शाता है। यदि बाबा साहब के भाषण को पढ़ लिया गया होता तो ये होता है कि इनमें कुछ ना कुछ लचीलापन है और कुछ ना कुछ सामाजिक चेंज की इनके अंदर भावनाएं हैं और ये भविष्य में जब पावर में आएंगे तो कुछ सोशल चेंज करेंगे। और ये जो यहाँ का दबा कुचला आदिवासी समाज, इसके लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन उस भाषण को ना पढ़े जाने से ये सर्टिफाई हो जाता है कि इनमें किसी भी प्रकार का चेंज भविष्य में इन फ्यूचर कभी नहीं करने वाले। कभी कितने बड़े पावर में पहुँच जाएंगे, इस विचारधारा के लोग समाज का उत्थान कभी नहीं करेंगे। ये तो यहाँ से सर्टिफाई हो जाता है। भाषण के ना पढ़े जाने से इस कट्टरता को दर्शाता है। जब उस समय का समाज इतना कट्टर था तो सोचिए आज का समाज कितना कट्टर होगा। उस समय की समस्या वो समाधान को आज के दौर में देखिए। यदि उस समय इस तरह की समस्याएं थीं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं और उस समय ये रिकॉर्ड में था, अखबारों में छपा था, आज भी अखबारों में, टीवी में अनेक घटनाएं आपको दिखती हैं। क्या एज ए कंपेयर कुछ चेंज है? ये आपको इसकी आज की प्रासंगिकता में, उस समय की प्रासंगिकता में आपको कंपेयर करना चाहिए। देखिए अब नेताओं का दृष्टिकोण और दूरदर्शिता, ये देखिए यहाँ पर कि जो कांग्रेस के नेता थे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में थे, पूरे देश में थे। उनकी दूरदर्शिता कैसी थी, उनका दृष्टिकोण कैसा था? उनका दृष्टिकोण था पावर में आना, ना कि सोशल चेंज। ये आपको इतनी 4 लाइनों से, ये 4 चीज़ों से पता चल जाता है। इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और होती है। 1936 में बाबा साहब जाति पर बोलते हैं, जाति के विनाश पर बोलते हैं, जाति के द्वारा होने वाली समस्याओं के बारे में बोलते हैं, जाति कारण देश का जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसके बारे में बोलते हैं। आखिर उस समय पटेल जी, गांधी जी, नेहरू जी,
ये सब जितने भी नेता थे, आखिर इनको नहीं समझ में आता था कि अंग्रेज यदि चले गए तो ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जिसको हम घुमा देंगे पूरा देश हमारा डेवलप कर जाएगा। जिस तरह का वो प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजी दुश्मन है, यदि अंग्रेज चले गए तो तुरंत हम डेवलप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार तो हुआ नहीं उसके बाद, और अभी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो मुख्य बात थी उस पर कोई बोलना नहीं चाहता था, और वो चाहते भी नहीं थे कि जाति खत्म होना चाहिए, या जाति का जो रूढ़ नेचर है वो कमज़ोर होना चाहिए, थोड़ा लचीला बनाना चाहिए, और समाज में एक वर्ग को दूसरे व्यक्ति के पास नज़दीकियाँ बढ़नी चाहिए, उसमें थोड़ा सामाजिक सामंजस्य होना चाहिए। ये नेता खुद नहीं चाहते थे। ये चीज़ हमको वहाँ से पता चल जाती है। अपने नेता को पहचानने का तरीका यहाँ से पता चलता है। अब आपको जानना क्या है कि इतनी 4 चीज़ों से हम क्या जान रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इतनी बातों को कर देता है तो क्या हमारा नेता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, उसने इतनी बातें पढ़ करके सीखा क्या खुद, और हमें क्या सिखाया है? यदि वो हमको टीच करने की क्षमता रखता है तो निश्चित तौर पर हमारा लीडर हो सकता है किसी हद तक, या वो इनका समाधान ढूंढ रहा हो तो लीडर हो सकता है। अब यदि उसे खुद इतनी 4 लाइनें नहीं समझ में आ रही होंगी तो हमारा नेतृत्व कैसे करेगा? तो अपने नेता को पहचान सकते हैं। यदि इसी पुस्तक से, इन्हीं 4 लाइनों से हम पहचान सकते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है किसी व्यक्ति का। यदि वो आपके समाज का कोई व्यक्ति है और वह नेतृत्व कर रहा है तो जरा इसे भी देखिए कि इसके बारे में उसके क्या ख्याल है। यदि इसके बारे में वही ख्याल है जो कांग्रेस बनाम समाज सुधार था कि, तो फिर समझ लीजिए कि वो आपका नेता हो ही नहीं सकता है। आपकी चिंता कर कौन रहा है? आप सोचने वाली बात है कि जिस समय ये घटनाएं घटी उस समय बोला कौन, उस समय इन सब चीज़ों को उजागर कौन कर रहा है, उस देश के सामने कौन ला रहा है? आपको कौन बताए? ये पुस्तक कौन लिखे? बाबा साहब लिखे। तो जाहिर सी बात है कि वही आपके नेता होंगे और दूसरा नहीं। अब आप अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़ेंगे? इन सब चीज़ों को होते हुए इसी पुस्तक में आगे एक टॉपिक रहेगा, मैं बताऊंगा कि इस लड़ाई को आप खुद कैसे लड़ सकते हैं। ये तरीका ही बाबा साहब बताए हैं। फिर बहुजनों की राजनीति की आवश्यकता। अब सबसे बड़ी विडंबना ये आ जाती, समस्या आ जाती है कि अब इन समस्याओं से निपटने के लिए लो समाधान भी आ गया, जो बता रहा था फ्यूचर में बताएंगे, बाद में बताएंगे कभी, कि समाधान क्या है? राजनीति। अब राजनीति के लिए, राजनीति लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कर क्या सकता है। झंडा और डंडा लेने से बेहतर है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जितनी बात आप समझ पाए उतनी बात लोगों को सिखाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आदमी आलू भिंडी खरीदने जाता है, कितने तरह से घुमा घुमा देखता है, तोड़ मरोड़ के देखता है, सब्जी ठीक है कि नहीं है, ताज़ी है कि बासी है, पानी डाला है क्या किया, कम है ज़्यादा है। यदि भाई 5 साल में एक बार वोट देता है, वो ये देख ले कि वोट कैसे दिया जाता है, वोट देने की वैल्यू क्या है, इसे देने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। यदि इतनी चीज़ों का अध्ययन पढ़ा लिखा व्यक्ति करे और वही सारी बातें गांव के अनपढ़ लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिन्हें हम अज्ञान कहते हैं, एक्चुअली में अज्ञान नहीं होते, वो सिर्फ अनपढ़ होते हैं। ज्ञानी तो बहुत होते हैं, क्योंकि जितने पढ़े लिखे उनसे ज़्यादा बेहतर तो काम वो कर देते हैं। उन्हें यदि ये सिखाए कि वोट के माने होता है रिस्पेक्ट। क्यों? अभी कोई चुनाव आता है तो हर व्यक्ति आपके पास आता है, आपके हाथ मिलाता है, आपके पैर छूता है, यदि आज उम्र में ज़्यादा है तो आपके घर में खाना भी खा सकता है, सब कुछ करता है। तो ये रिस्पेक्ट जो मिल रहा है वोट की वजह से मिल रहा है। यही वोट आपको कुछ दिन चिकन मटन खिला देता है, दारू भी पिला देता है, ये वोट की वजह से हो रहा है। यही वोट अब आपको चिकन मटन से आप खुश हो जाते हैं, 1000-500 रुपये भी दिला देता है, 5 साल में दिलाता है। यदि आप ये सब ना लें तो ये आपको दिला सकता है बेहतर सड़क, अच्छा स्कूल, बेहतर हॉस्पिटल, अच्छा रूल, नॉन करप्टेड जो सिस्टम है उसे ये दिला सकता है। ये इसमें काबिलियत है। ये चोरी को रोक सकता है, ये मर्डर रोक सकता है, ये रेप को रोक सकता है। इस वोट में बहुत बड़ी वैल्यू है। यदि इस बात को आप बताएंगे लोगों को तो जाहिर सी बात है कि 1 बार में नहीं तो 2 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, कभी तो लोगों को समझ में आएगा ये बात जो पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि वोट से ये हो सकता है, तो चलो एक बार आजमा लेते हैं, क्या इससे इतना चेंज आएगा। तो ये आप उन्हें सिखा सकते हैं। ये पुस्तक प्रमाणिक इसलिए है कि इसमें जितनी भी घटनाएं दी गई हैं वो सब प्रमाणिक हैं, क्योंकि ये सारे के सारे दस्तावेज जो किसी अखबार से लिए गए हैं, जो समय रिकॉर्डेड था,
उन सारी चीज़ों से लेकर के बाबा साहब ने लिखा है। इस पर इसलिए ये प्रमाणिक पुस्तक है और बड़ी प्रासंगिक है। और इस पुस्तक से एक चीज़ है, ये 4 लाइनें यदि जो बाबा साहब लिख रहे हैं, इनसे हमें बात कहने का ढंग मिलता है। क्या ढंग मिलता है? बिना किसी आलोचना किए सही बात कैसे रखी जाए, ये तरीका हमें से सीखने को मिल गया इन 4 लाइनों से। अब हम और एक चीज़ देते हैं, बिना बात रखने का ढंग मिल गया। अब यहाँ पर क्या था, यदि बाबा साहब चाहते तो यहीं पर बनर्जी जी की आलोचना करने लगते, बनर्जी जी को ये नहीं कहना चाहिए, बनर्जी जी को वो नहीं कहना चाहिए, तो क्या होता? वो उतना बेहतर नहीं था जितना बेहतर इन घटनाओं को अवगत कराने के बाद सवाल पूछा गया, क्या बनर्जी जी ऐसे समाज के होते हुए भी आप नेतृत्व करने के लायक हैं? ये मेरे ख्याल से बेहतर तरीका था बाबा साहब का। खैर, जो एक पहला जो इसका खंड था, ये 26 टॉपिक में कांग्रेस बनाम समाज सुधार, जिसमें ये भारत की ही कुछ जो ये उदाहरण थे वो दिए गए। नेक्स्ट जो होगा इसका, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ घटनाओं का विवरण दिया बाबा साहब ने, उसको आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।